हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी में मेडी ट्यूटोरियल का प्रणाम। मैं अखिलेश यादव आज आपको लेके चलता हूँ मैथ्स की दुनिया में, जहाँ आप बन सकते हो भविष्य के इंजीनियर्स। तो बात हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे। एक नया चैप्टर आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में, और उसके कुछ ट्रिक्स वगैरह होते हैं। कुछ हम लोग जेई के क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ताकि आपको उसका उस तरह का आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल सके। ठीक है, तो पहले बहुत ही बेसिक से आज स्टार्ट हो रहा चैप्टर, जो कि बहुत स्टैटिक से हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि हमको जो है अब इस चैप्टर में ऐसी कोई दिक्कत ना आए कि हम जैसे कि क्या होता है इसमें, किस तरह की चीज़ें होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना है, क्या होता है, क्यों उसको कैसे डिफाइन किया गया, ये सारी चीज़ें हम लोग जो यहाँ पे आज उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, जैसे हम अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये चैप्टर हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्चुअली में क्या होता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, इससे पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ रखा है। वहाँ पे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ रखा है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो हमारा होता था, वहाँ होता था एफ एक्स या पी एक्स इक्वल्स टू, कुछ भी हम लोग बोलते थे इस तरह से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बोलते थे। अब ये तो जो होता था ना, ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, लेकिन यहाँ पे वही मस्ट एक कंडीशन होती थी कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी ए आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम इसी एक्सप्रेशन को, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू अगर हम जीरो कर देते हैं ना, अब यही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है, अब ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, वेर ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन होती है। और ए बी सी, यहाँ पे ए जो है, ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे आपका ए बी सी जो होता है वो बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। जनरली रियल लिखा जाता है, बट रियल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, चलिए इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं कि इसमें अब जैसे क्या हुआ कि जब हम इसको सॉल्व करने चलेंगे तब क्या क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब इसकी जो अब जैसे इसकी डेफिनेशन में बोला जाता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन इक्वेशन दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हाईएस्ट पावर अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, 2 है। तो जब हाईएस्ट पावर 2 होता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। अब इसमें ये देखना होता है, अगर इसकी पावर, जैसे कुछ बच्चे होते हैं तो ये समझते हैं कि x की मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो इसके 2 ही रूट होंगे। तो देखो, ये जरूरी नहीं है कि 2 ही रूट होंगे, ये वो कहता है कि इसके मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे। अब यहाँ पे अब बात अगर मैक्सिमम 2 रूट्स के, तो यहाँ पे देखिए अब 2 बातें आती हैं, रियल और इमेजिनरी। अब अगर देखो, रियल में क्या हो सकता है कि एक भी ना हो, दोनों रूट कॉम्प्लेक्स आ जाए, या ऐसा हो अब जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, खैर तो वो तो पेयर में आता, तो वो तो सिंगल होगा नहीं। तो अगर एक रियल होगा तो दूसरा भी रियल होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसके मैक्सिमम 2 रूट हो, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और आपके मैक्सिमम लेकिन 2 ही होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं। ठीक, अच्छा, अब वो 2 रूट कैसे निकलते हैं, किस तरह से निकलते हैं, हम इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ पे दिया है क्या, ए बी सी आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है। तो अब वो 2 रूट कैसे निकले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है सिद्धाचार्य रूल। सिद्धाचार्य रूल, देखिए, या तो हम उससे निकाल लेते हैं, या हम इसको जो है कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लेते हैं। तो किसी एक से कर लेते हैं, दोनों से ही कर सकते हो आप। तो कंप्लीटिंग इसको परफेक्ट स्क्वायर या फिर सिद्धाचार्य, किसी से एक कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए, जब हम इसको करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं, थोड़ा सा एक नया तरीका होगा यहाँ पे। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं
तो उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ता है कि हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो पहला काम ये कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ए से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए को हमको ए से डिवाइड करना पड़ेगा ईच टर्म में। तो जब हम डिवाइड ही करेंगे, यहाँ पे अगर ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ डिवाइडिंग बाई ए, तो आपका ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, डिवाइडिंग बाई ए कर दिया, ताकि ए ही क्यों, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी हो आप उससे डिवाइड कर दोगे ना, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना ही चाहिए। चलिए, तो ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, जो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट फिर आता है उस एक्स के कोफिशिएंट का हम हाफ करते हैं। ठीक है, तो हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि फर्स्ट पहले तो ये कर दिया हमने। दूसरे स्टेप में हम करते हैं यहाँ पे, ये आप हमेशा के लिए समझ लो, ये बहुत काम की चीज़ है, आपको यहाँ पे काम आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के काम में आता है, या फिर अभी आप जब क्लास 12th में इंटीग्रेशन का पोर्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो ये आना चाहिए। तो हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी जो एक्स का कोफिशिएंट उसका हाफ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपका, b बाई ए है, तो b बाई ए का जब आप हाफ करोगे तो b बाई ए बाई 2 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा b बाई 2a आ जाएगा। अच्छा, अब जब b बाई 2a आ गया, जब हमने उसका हाफ कर दिया, इसके बाद अगले स्टेप में क्या करते हैं, जो आपने हाफ किया उसका स्क्वायर करते हैं। यानी कि अब अगर आपने इसका हाफ कर दिया है तो हाफ करने के बाद फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर। जब ये करेंगे तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसका जो है, इसको हम लोग उसमें जो हमने ये जो बनाया है इसमें एक बार ऐड करेंगे, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए, तो वही काम कर लेते हैं, ऐडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो इसी इक्वेशन में ये जो आपका इक्वेशन दिया इसी में, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आप इसको एज इट इज लिखिए बी बाई ए इंटू एक्स, और प्लस अब आप ये जो आपका स्क्वायर करने के बाद है एक बार आप ऐड कर लो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और फिर माइनस उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो बी स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर। ठीक, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा ये c बाई ए एज इट इज, आप इसको लिख दीजिए। चलिए, अब अगर हम इतने पोर्शन की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये वाला तो बन गया, और ये वाले पार्ट में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इसको आप क्या करोगे, माइनस साइन कॉमन ले लोगे, और यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर, और फिर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर, और ये यहाँ पे a से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 4ac इक्वल्स टू 0। इसको जब अगर और अच्छे से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये निकल के आता है, मैं इसको इस तरफ लिख दे रहा हूँ इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और आप उसको उधर भेज दो, उधर भेजोगे तो ना एक्चुअली में देखो आपके पास ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a का स्क्वायर। अब जब आप इसे क्या करोगे ना, देखो इसी ये एक्चुअली में क्या होता है ना, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं, एक्चुअली ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो हम लोग इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, 4a का स्क्वायर हो जाएगा आपका और फिर जब आप इसका रूट लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट डी बाई आपका हो जाएगा 2a, क्योंकि इसका रूट करने पे तो ये तो रूट डी ही रहेगा, बट रूट 4 क्या होगा 2 रूट a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो इसके बाद x इक्वल्स उधर आप इसको शिफ्ट कर दोगे तो माइनस बी बाई 2a। अगर इसमें दिक्कत हो तो बेटा आप इसको ये भी लिखे, चलो इससे कोई दिक्कत है नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आप यही लिख सकते हो। अब देखो इससे क्या होता है ना, हमारा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला निकल आया जिसकी हम बात कर रहे थे कि हम इसे डायरेक्ट कर लेंगे, बट यहाँ देखो हमारे पास श्रीधराचार्य का रूल ही निकल आया। अब इससे जो हमारे पास x की ना 2 वैल्यूज आएंगे। देखो अब अगर देखो एक बार आप पॉजिटिव साइन के साथ ले लोगे
एक बार जब आप पॉजिटिव साइन के साथ लोगे तो आपके पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a और प्लस रूट डी बाई 2a। इसी तरह से जब आप दूसरा लोगे, इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, दूसरा हम लोग मान लेते हैं बीटा, ये हो जाएगा माइनस बी बाई 2a और ये हो जाएगा आपका माइनस रूट डी बाई 2a हो जाएगा। यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए ये आ जाएगा। अच्छा ये देखो हमारे पास ये तो हमारा रूट आ गया, यानी हमारे दो रूट्स आ गए, एक हमारा अल्फा आ गया माइनस बी बाई 2a, या आप ऐसे कर दो b प्लस रूट डी बाई 2a, और दूसरा आप मान लो बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी एंड डिवाइडेड बाय 2a। आप d लिखो या आप उसको बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको उससे समस्या नहीं। देखो क्योंकि हम यहाँ पे ना उन रूट के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, सम ऑफ द रूट्स। तो जब हम यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स की बात करेंगे ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स, यानी कि इन दोनों रूट का अगर मैं सम करता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका माइनस प्लस रूट डी बाई आपका क्या आ रहा है, 2a आ रहा है, और फिर ये आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, ये आपका आ जाएगा 2a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा माइनस बी प्लस रूट डी, फिर माइनस बी माइनस रूट डी, ये प्लस माइनस कट कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2b बाई 2a, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये बनेगा माइनस b बाई a। ये आपका हो गया सम ऑफ द रूट, इसी को हम लोग बोलते हैं, या इन शॉर्ट हम लोग इसको बोलते हैं SOR, सम ऑफ द रूट को इस तरह से बोला जाता है SOR। तो ये देखो हमने जैसे ये हमने पढ़ा है सिद्धाचार के नियम में, लेकिन हम लोगों ने आज यहाँ पे सिद्धाचार नियम को ही प्रूव कर दिया, और उसको प्रूव करके वहाँ से देखा कि वहाँ पे अल्फा की x की दो वैल्यूज आ रही है, तो हमने एक को अल्फा मान लिया और एक को हमने बीटा मान लिया। तो ये तो मेरा सम ऑफ द रूट आ गया, फर्स्ट पार्ट इसका। अब यही से देखो एक चीज और सीखने को मिलता है, सेकेंड पार्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से हमें मिलेगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट बात करें तो यहाँ पे अल्फा बीटा की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बी प्लस रूट डी एंड डिवाइडेड बाई अगर मैं बात करूं यहाँ पे रूट डी बाई 2a, एंड एक तो ये हो गया, दूसरा आपका आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, क्योंकि देखिए नीचे वाले में तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो आपका 4a स्क्वायर आ ही जाएगा, ठीक। बट दिक्कत यहाँ पे ना, जब ये देखिए आपका a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस रूट डी का स्क्वायर। अच्छा अगर मैं ये करता हूँ तो ये तो बी स्क्वायर आपका हो ही जाएगा, और रूट डी का स्क्वायर का मतलब डी आपका वही आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a का स्क्वायर। तो देखो ये सब हम लोग ऐसे रटते थे, बट यहाँ पे रटने की कोई ज़रूरत ही है ना, कि अब हम लोग बोलते कोई पूछे सम ऑफ द रूट, हम तुरंत बोलते थे माइनस बी बाई, लेकिन अगर कोई पूछे कैसे आया तो वहाँ हम फंस जाते थे। तो ये चीज़ अब आप देखो यहाँ डायरेक्ट निकल के आ गया कि सम ऑफ द रूट, यानी देखो रूट यही हो गया अल्फा और बीटा, उनको आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद उनका रिजल्ट क्या आ गया माइनस बी बाई। ये आपका कन्फर्म्ड चीज़ है ना, इसमें फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर अब जैसे इनके प्रोडक्ट की बात करते हैं, देखो ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4ac डिवाइडेड बाई 4a का स्क्वायर, तो प्लस माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए जब करेंगे तो ये आ जाएगा 4ac डिवाइडेड बाई 4a का स्क्वायर, तो 4 से 4 गया और आपका ये a से a चला गया, आपका आंसर आ गया c बाई a, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया c बाई a आ गया, ठीक। चलो अब हम इसी की बात करते हैं, तो देखो सम ऑफ द रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया, ये तो आ गया मतलब कि रूट्स का अगर सम और प्रोडक्ट हो तो क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया। अब बेसिकली देखो क्या होता है ना, जैसे ये कहा जाता है, बच्चे ये कहते हैं ग्राफिकल अप्रोच तो हम पढ़ेंगे बाद में, बट हम यहाँ पे आज इसी तरीके से हम ये भी सीखेंगे कि क्यों हमारा जो ग्राफ होता है
वो जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो लोग बोलते हैं कि पैराबोलिक होता है, बट क्यों ऐसा होता है पैराबोलिक, तो वो हम यहाँ से अभी जानेंगे। जैसे अगर हम इसी फंक्शन को क्वाड्रेटिक को, अब हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर मान लें कि सपोज करो मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो यहाँ से बस हम इतना सीखेंगे। अभी तो इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में, इसको हम लोग और आगे के जब आप लेक्चर बढ़ते जाएंगे ना उसमें हम और डिटेल में इसके बारे में सीखेंगे कि कैसे इस एक्सप्रेशन से कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्यों ऐसा बनता है। तो आज तो सिर्फ क्यों के बारे में जानेंगे, बट किस तरह के कैसे कैसे ग्राफ बनेंगे तो वो हम आगे सीखेंगे। ठीक, चलो। तो बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि सर, मेरे से कई बच्चों ने पूछा भी है कि सर लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है पैराबोलिक होता है, बट सर कोई ये बताता नहीं है कि सर क्यों ऐसे होता है, ऐसा क्यों होता है। वो आज हम लोग रीजन जानेंगे क्यों ऐसा होता है। देखो बेटा लोग, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, अगर मैं ए को यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बी बाई ए इंटू एक्स और प्लस सी बाई ए। तो यहाँ भी वही काम करना, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करना है और यह आपका ए हो जाएगा। फिर अंदर में आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी बाई ए इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस बी बाई ए करेंगे फिर से वही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसी को एक बार ऐड करते हैं, इसी को एक बार सबट्रैक्ट करते हैं और ये हो जाएगा प्लस सी बाई ए। तो देखिए अगर आप शुरू के 3 देखो तो y इक्वल्स टू ए जो है, इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये वाला जो पोर्शन हमारे पास बन रहा है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन रहा है। देखिए x का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर करेंगे आ जाए, फिर 2a भी करेंगे तो कट पिट के ये आ जाएगा। और ये वाला अगर मैं यहाँ से फिर से कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ से फिर से आ जाएगा ये d बाई 4a स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास y बराबर क्या आ जाएगा, a टाइम्स ऑफ x प्लस, या इस a को इधर आप भेज दीजिए तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऐसा करिए आप इधर भेज दीजिए तो ये आपका हो जाएगा y बाई ए हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस। या एक काम करते हैं, ऐसे मत भेजिए, इसको पहले ना अंदर मल्टीप्लाई करके तब करते हैं तो हो सकता है उससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, तो ये हो गया आपका y हो गया और ये हो जाएगा आपका a टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। और जब यहाँ करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस d बाई 4a। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो y प्लस d बाई 4a इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो लेट अस सपोज दैट हम लोग यहाँ पे y प्लस d बाई 4a को मान लेते हैं कैपिटल Y और x प्लस b बाई 2a को यहाँ मान लेते हैं हम लोग कैपिटल X। अब देखो बेटा लोग, जब इसको हमने मान लिया यहाँ पे ये हो गया, तो अब देखो हमारा जो ये फॉर्मेशन बन क्या गया, अब ये फॉर्म्ड होके बन गया। अब यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूंगा तो इसकी जगह हो जाएगा ये कैपिटल Y हो जाएगा और ये आपका इधर वाला पोर्शन ये a रहेगा, ये ax का स्क्वायर हो जाएगा, या x स्क्वायर बराबर इसे मैं कह सकता हूँ 1 बाई a और ये y। ये हमारे पास ऐसा फॉर्म आ गया। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि ये किस तरह का फॉर्म होता है। तो देखो हम बात करते हैं पैराबोलिक की, तो पैराबोलिक जो होता है ना, जो पैराबोला होता है उसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं ना, पैराबोला के जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं 4 तरह के होते हैं। तो मेन तो यही होता है y स्क्वायर बराबर 4ax, लेकिन इसी में और भी आता है y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, और इसी में आपका आता है नंबर 3 जो होता है आपका x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay होता है, और नंबर 4 जो होता है हमारा x स्क्वायर इक्वल्स टू होता है माइनस 4ay। तो ये होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। चलिए, तो ये 4 तरह के हमारे पास शेप होते हैं, लेकिन देखो अपने पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब अपने पास एक्स स्क्वायर हो रहा है तो देखो यहाँ पे भी देखो, जैसे ये a है, ये कांस्टेंट है, a यहाँ पे क्या है आपका कांस्टेंट है। और अगर मैं यहीं पे बात करूँ, देखो एक्स स्क्वायर वाले में ये 4a यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे माइनस 4a कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट का कंपेयर इससे करेंगे हम लोग। अच्छा, अब हमारे पास देखिए यहाँ 2 ही काम में आने वाला, ये तो ये या तो ये। अच्छा, होता क्या है, होता क्या है कि जब हम इसकी बात करते हैं, इसका जो शेप आता है वो कुछ इस तरह से आता है, ओपन अपवर्ड, ओपन राइट साइड।
इस वाले का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये होता है ओपन लेफ्ट साइड, और इस वाले का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये होता है ओपन अपवर्ड होता है, और इस वाले का जब हम शेप बनाते हैं तो ये होता है हमारे पास ओपन डाउनवर्ड होता है। तो ये तो हमने इससे सीखा है पैराबोला से। बट अब देखो बेटा, हमारे काम की चीज़ क्या, हमें ये कैसे पता चलेगा, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा अच्छे से जानेंगे यहाँ पे कि क्यों हम यही ले रहे। तो देखो हमारा जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फॉर्म बन रहा है वो एक्स स्क्वायर बराबर ये समथिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो समथिंग कांस्टेंट इनटू वाई। तो आप देखो एक्स स्क्वायर इक्वल कांस्टेंट इनटू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, प्लस माइनस अभी छोड़ो, आप बस अभी कांस्टेंट को ध्यान में रखो, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो इन्हीं दोनों को ये बस फॉलो कर रहा होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया, एक चीज तो हमारे दिमाग में ये आ गया कि इसका जो हमारा शेप बनेगा, किसी भी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस चीज से तो हमें दो चीज समझ में आ गया। दो क्या मतलब, मेन चीज अगर हम इसके शेप की बात करें तो इसका शेप जो है दो डायरेक्शन में आ रहा है। एक तो आपका आ रहा है क्या, ओपन अपवर्ड आ रहा है, और एक जो आपका सेकंड आ रहा है ना वो आ रहा है ओपन डाउनवर्ड। अब आप इस फिगर को यहां पे देख सकते हो, ये देखो ये वाला पोर्शन ओपन अपवर्ड है और ये वाला ओपन डाउनवर्ड। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि ये ओपन अपवर्ड है कि ओपन डाउनवर्ड? तो देखो बेटा, वो डिसाइड कौन करता है ना, वो डिसाइड करता है ये जो आपका यहाँ पे ए है ना, ये ए डिसाइड करता है। अब यहीं पे दो केस आपके बन जाते हैं। केस नंबर 1 आपका बन जाता है कि अगर ए आपका पॉजिटिव होगा, यानी ए ग्रेटर देन 0, अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो देखो यहाँ पे चूंकि 4a क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए इसका ग्राफ देखो क्या ओपन अपवर्ड है। तो अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ का शेप क्या होगा, ओपन अपवर्ड होगा। अगर इसी में हम बात करेंगे केस नंबर 2 की, अगर हम बात करेंगे, अगर ऐसा हो जाए कि इफ ए मेरा जो हो वो लेस देन 0 हो, तो उस कंडीशन में हमारा ग्राफ का शेप जो आ जाएगा वो ओपन डाउनवर्ड आ जाएगा। तो ये तो बात हुई कि हाँ, अब इस ए के, जैसे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो और देखते ही तुरंत, जैसे मैंने मान लो ऐसा कोई एक एग्जांपल मैं सपोज करो ले लेता हूं, मान लो मैंने कोई एग्जांपल इस तरह से ले लिया, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को ले लिया। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ये 1 है। अगर a की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0, तो यानी कि ग्राफ का शेप ये वाला आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर मान लिया कोई एग्जांपल मैंने ऐसा ले लिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू देखूँ तो -1 है, यानी a की वैल्यू लेस देन 0, यानी इसके ग्राफ का शेप क्या हो जाएगा, ओपन डाउनवर्ड। तो अभी हमने बस बेटा लोग ये सीखा है कि हमारा, जैसे अभी तक ये था ना कि हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक ही क्यों बनता है। अब देखो यार, हमने पूरा क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद देखा इसका जो फॉर्म था वो इन क्वाड्रेटिक जो पैराबोला होता है, पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलता जुलता है। तो हमने देखा वो भी ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो हमने देखा कि हमारा सिर्फ ये और ये दोनों इसको फॉलो कर रहा था। तो जब ये दोनों फॉलो कर रहा था, उसमें वही बात आ रही थी, एक का ग्राफ का शेप ओपन अपवर्ड था और एक का ग्राफ का शेप ओपन डाउनवर्ड था। वो डिसाइड कौन कर रहा था, वो डिसाइड कौन कर रहा था, वो ए डिसाइड कर, और वो ए हमारे पास यहाँ तो अलग है, बट हमारे पास यहाँ पे ए कौन है, वो ये है। तो हमारे पास जब आपसे कभी कोई पूछे, पहले तो शेप ही डिसाइड करना है। अगर कोई पूछे कि एक्स, हमेशा शेप डिसाइड करने के लिए हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को चेक किया जाता है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पक्का ग्राफ का शेप क्या होगा, ओपन अपवर्ड होगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर वो नेगेटिव है तो कंफर्म्ड है कि उसके ग्राफ का शेप क्या होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। बस ये दो अभी हमने शेप सीखा है। अब इसका वर्टेक्स कैसे निकालते हैं और इनके वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, इसके बाद इनका कैसा ग्राफ बनता है, एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करते हैं, फिर वाई एक्सिस पे कहाँ कट करता है। मोर एक्यूरेसी के लिए हम लोग वाई एक्सिस को भी देखते हैं कहाँ कट करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ग्राफिकल अप्रोच में सीखेंगे। बस मेरा अभी ये आपको बताना था कि अभी आज हम लोग ने जो सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और उसके सम ऑफ द रूट क्या होते हैं, उसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होते हैं, ये हमने सीखा। उसके बाद अब हम यहाँ पे, उसके बाद हमने ये सीखा सम और प्रोडक्ट के बाद हमने सीखा कि क्यों ही जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक शेप होता है, तो वो हम लोगों ने इसका रीजन यहाँ पे जाना। चलो अब ये तो हमने जान लिया। अब देखो इन छोटी छोटी बातों पे ना IIT में भी क्वेश्चन आते हैं यार, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट को कंपेयर करने से ही हमारे पास आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक होता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने वो 10th में ही पढ़ रखा है, छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत छोटा सा टॉपिक होता है। यहाँ पे आपने पढ़ रखा एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये जो आपका एस है, एस का मतलब वही है सम ऑफ द रूट, और p का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इतनी छोटी सी बात पे आपको बस क्या, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले, अगर आपको रूट गिवन है तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, दोनों रूट को एक बार ऐड कर देना है, इस s की प्लेस पे पुट कर देना है, और अगर एक बार आप यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट करके निकाल लेना, तो p की वैल्यू यहाँ रख देना, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड हो गया। तो इतनी छोटी सी बात में आईआईटी में क्वेश्चन पूछा है, आईआईटी में ही पूछा है, मैं जेईई एडवांस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखते हैं कुछ, पहले एक नॉर्मल से क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही दिमागदार क्वेश्चन है। मतलब आप इसको इस क्वेश्चन को करने के लिए ना, आप ऐसे मतलब ये सोचो कि नॉर्मल कर लोगे ना तो फिर आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए ना दिमाग चलाना पड़ता है कि यार कैसे इस क्वेश्चन को करें। अब देखो ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई एडवांस का है, 2016 का क्वेश्चन है, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं सच बता रहा हूँ, इसमें आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप सोचोगे नॉर्मली सॉल्व कर लो। देखो अब क्या क्या हो सकता है, पहले दिमाग में लाना पड़ता है, ये क्या क्या हो सकता है, इसको करने के लिए हमें क्या क्या सोचना पड़ सकता है। तो हम पहले क्या करते हैं, चलो पहली चीज सोचते हैं, इसको दिमाग में सोचने के लिए पहला हम लोग सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो इसका केस नंबर 1 सोचते हैं। देखो अब बेटा है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी x की जितनी भी रियल वैल्यूज, अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की बात वो नहीं कर रहा है, कह रहा है कि सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन देखो आपका क्या है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, और उसकी पावर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स, और माइनस 60 दिया हुआ है। तो ये 60 नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये जो होना चाहिए 6 होना चाहिए, बिकॉज 6 अगर नहीं होगा तो उसका फैक्टर करने में दिक्कत आएगी। तो मैं इनसे बोलूँगा थोड़ा इसको क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि ये गलत है, या आप देख सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिए 6 है कि 60 है, एक बार चेक कर लीजिए। 60 है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो तो सॉल्व होने के लिए होगा ही, अगर क्वेश्चन में 60 होगा तो भी सॉल्व हो जाएगा, फैक्टर ही तो करना है, कौन सा बहुत बड़ा काम करना है। चलिए देख लेते हैं, 60 पे ही देख लेते हैं, क्या सही है, चलो ओके, चलिए तब ठीक है। तो अगर सही है तो चेक कर लेते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन को। अब पहले सोचते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो पहले हम लोग ये करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये दिया हुआ ये यार, अब ये है कि इसकी पावर इसकी है, अब जैसे ये a है, अब ये फॉर्म बना ना a की पावर b इक्वल टू 1 का फॉर्म बना है। अब बोल क्या रहा है कि इसका आंसर बोल रहा है कि ये हमेशा 1 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, तो पहले तो अगर ये हम ले लें कि अगर मेरा a जो है, पहला केस अगर मैं ये ले लूं, a मेरा जो है नॉन जीरो, मतलब जीरो ना हो, मैं इस a की बात कर रहा हूं भाई। मैं यहाँ पे एक ऐसे ही हिंट के फॉर्म में, यहाँ से आप यहाँ से बस मैं आप लोगों को फील करा रहा हूं कि क्या करना है। अब अगर a नॉन जीरो हो, लेकिन उस केस में अगर a नॉन जीरो हो तो b को क्या होना पड़ेगा, देन b मस्ट बी a नॉन जीरो एंड देन b मस्ट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर ये कोई नॉन जीरो नंबर होगा तो ये अगर जीरो होगा, तो कोई भी नॉन जीरो नंबर की अगर पावर जीरो होता है, किसी भी नॉन जीरो मतलब कोई वैल्यू हो और उसकी पावर जीरो, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये बात तो एक सही है, इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। चलो भाई एक केस तो ये आ गया, यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमारे पास फिर क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 60 जो है वो 0 होना चाहिए। चलिए इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फैक्टर क्या हो जाएगा, ये आपका 60 आ रहा है। अब 60 आ रहा है तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 10 और 6 का। तो अगर मैं यहाँ पे 10x माइनस 6x कर दूँ तो ये 10 सीधा 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 60 इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे x कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 10 हो जाएगा। फिर माइनस 6 कॉमन लूंगा तो यहाँ भी हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। इसको फिर अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 6 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 10।
फिर फाइनली जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -10 और 6। अब देखो दोनों ही वैल्यू आपकी रियल आ रही है, अब दोनों ही आपके आंसर रियल आ रहे हैं, लेकिन बात क्या उसने बोला है कि लेकिन इस वैल्यू पे आपका ये वाला टर्म जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जैसे देखिए अगर मैं 6 रखता हूं तो 6 का स्क्वायर करूंगा 36, और ये देखिए 36 और 6 यानी 42 हो जाएगा, 30 ये आपका 30 हो जाएगा, यानी कि 12 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये नॉन जीरो नंबर तो आ रहा है। चलो उसी तरह से अगर मैं -10 को रखता हूं तो ये तो 100 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा +50, यानी ये भी नॉन जीरो टर्म आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे ये दोनों आंसर अभी हमारे इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा केस नंबर 1 था, हमने जो इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अब हमने अभी एक चीज सोचा बस कि अगर ऐसा हो जाए, हमने अभी ये सोचा कि ये ऐसा हो जाए कि ए जीरो ना हो, ए नॉन जीरो, और बी क्या हो जाए, हमारा जीरो हो जाए। अब हम आते हैं दूसरे केस पे, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं अच्छे से। अब अगर ऐसा हो जाए, एक तो ये हो गया, अब अगर ऐसा हो जाए कि हमारा जो है ए ना 1 हो जाए, अब बी कुछ भी रहे क्या ही फर्क पड़ेगा, ए 1 हो जाए तो 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर तो हमेशा 1 ही आता है। तो जाहिर सी बात है ए आपका 1 हो जाए, बी कुछ भी हो जाए। अब ए का मतलब यहां पे हमारे पास x² - 5x और +5 की वैल्यू ना ये 1 हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x² - 5x, और इधर आप लाओगे तो ये 4 हो जाएगा। इसका अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये x² -4x - x + 4 = 0 हो जाएगा। यहाँ से मैं x कॉमन करूंगा तो ये आ जाएगा x - 4, और ये -1 कॉमन करूंगा तो यहाँ भी हो जाएगा x - 4। इसको सॉल्व करूंगा तो एक हो जाएगा x - 1 और एक हो जाएगा x - 4। देखिए आपके पास यहाँ से x की दो वैल्यू आ गया, एक 1 आ गया और ये 4। देखिए दोनों ही नंबर आपके रियल नंबर है, और ये वैल्यू रखने पे मैंने इसने बोला है कि नहीं ये कुछ भी आ जाए क्या ही फर्क पड़ेगा, मान लो 0 भी आ गया तो क्या ही दिक्कत है। तो बस ये वाला केस आपका जो होगा, अब यहाँ पे आपका दूसरा केस ये बन गया कि ए आपका ए यानी कि ये आपका 0 होना चाहिए। यहाँ से भी आपके पास दो वैल्यू और दोनों ही आपके वैल्यू यहाँ पे सही है, अभी फिलहाल ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए अब एक चीज और देखते हैं क्या हो सकता है, अगर हो सकता है बस, क्योंकि देखो मेन चीज तो हम सोच चुके, लेकिन अभी लग रहा है ऐसा कि ना कुछ और अभी बच रहा है। अब एक देखो ऐसा भी दिमाग में आ रहा है कि अगर ये -1 हो जाए, लेकिन तो उस केस में आपका b क्या होना चाहिए, हमेशा इवन इंटीजर होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर a -1 हुआ तो b की जो b है ना वो b को इवन इंटीजर होना पड़ेगा, क्योंकि जब वो इवन इंटीजर होगा, अब इवन इंटीजर मतलब प्लस माइनस से नहीं मतलब, बस इवन इंटीजर होना चाहिए। अगर इवन इंटीजर है तो श्योर है उसका आंसर क्या होगा, आप कभी भी -1 की पावर इवन इंटीजर करोगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, उसका आंसर हमेशा आपका 1 ही आ जाएगा। ठीक तो अब चलिए देखते हैं क्या करते हैं, ऐसा केस नंबर 2 यही लिया जाता है। तो केस नंबर 3 जो हमारा हो जाएगा, केस नंबर 3 जो हो जाएगा दैट विल बी ए हमारा क्या हो, -1 हो, और अगर हम बी की बात करें तो ये हमारा इवन इंटीजर होना चाहिए, ये हमारा इवन इंटीजर होना चाहिए। तो ए हमारे पास था क्या, हम अगर ए की बात करें तो मेरा ए जो है वो है x² - 5x + 5। तो x² - 5x + 5 = -1, यानी कि ये हो जाएगा x² - 5x + 6 = 0। इसका फैक्टर आ जाएगा x - 2 और x - 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा। चलिए अब अगर यहाँ पे 2 और 3 आ जाए तो हम ये रख के देखते हैं। अच्छा जो हमारा b था, b हमारे पास क्या था, x², b यहाँ पे था x² + 4x - 60, x² + 4x - 60 = 0। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू 2 रखने पे ये अपने पास आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -60, यानी कि ये हो जाएगा 12 - 60, यानी आंसर आ जाएगा -48। तो ये इवन इंटीजर आपका आ रहा है, तो ये तो मान लो x = 2 सही होगा आपका। लेकिन अब जैसे ही मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो x की वैल्यू 3 रखने पे अपने पास ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 12 - 60 = 0।
तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये आपके पास हो जाएगा 12 21 हो जाएगा और -60 हो जाएगा। देखो ये पहले से समझ में आएगा, इसका 9 आ जाएगा तो ये तो दिख गया कि ये आपका इवन इंटीजर नहीं आएगा, दैट विल बी नॉट इक्वल टू इवन इंटीजर। इसका मतलब कि अगर ये इवन इंटीजर नहीं आ रहा है तो हमारा ये आंसर में शामिल नहीं होगा। चलो अब देखते हैं बेटा लोग हमारे पास क्या क्या हमारे आंसर्स बने। तो एक तो यहां से मेरे पास x = 2 आ गया। चलिए पीछे -10 आया था, एक 6 आया था, और क्या आया था भाई, -10 आया था, 6 आया था, और अपने पास क्या आया था, 1 और 4 आया था। तो ये आपका 1 आया था और 4 आ जाता। अच्छा हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ द ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, तो x की जितनी रियल वैल्यूज उसका सम करना है। अब उसका जब हम सम करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो यानी कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो अगर हम इनकी बात करते तो ये हमारे पास 2 -10 + 6 + 1 + 4, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 6 + 1 यानी 7 और ये 2 आपका हो जाएगा 9 और +4 हो जाएगा आपका 13, और ये होगा 13 - 10, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ए दिया है 3, आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें इस क्वेश्चन में इस तरह से ध्यान देना पड़ता है कि इस तरह के क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो देखो एकदम एक एक चीज़ बहुत ध्यान से करना पड़ता है बेटा लोग। सारे कैलकुलेशन सही होने चाहिए, कि अगर एक भी कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, इसलिए एकदम बहुत ध्यान से करना पड़ता है। चलिए आते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला आते हैं कि हमारे पास ये तो हो गया, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ अगला देखिए हमारे पास क्वेश्चन एक IIT 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला लेट P एंड Q बी द रियल सच डैट P और Q जो है ये रियल है, और सच डैट बोला है कि P की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, P क्यूब लेकिन Q के बराबर भी नहीं होना चाहिए, और P क्यूब बोला लेकिन -Q के बराबर, ये इसकी शर्त है, ये नहीं होना चाहिए। If alpha and beta are the non-zero complex number, satisfying alpha plus beta आपका क्या दे रहा है, -P के बराबर, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपका दे रहा है क्या, Q के बराबर, और ये दिया है अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा एज इट्स रूट्स। चलिए अब कुछ छोटी छोटी बातें दे रखा है, उनका यूज कर लेते हैं कैसे करना है क्योंकि जब हम उनको करने जाएंगे तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। चलिए अब एक देखो ये अपने पास कंडीशन दिया अल्फा प्लस बीटा -P दिया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे और क्या है, ये दिया है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू क्यू। यार देखो रूट, हमें सम ऑफ द रूट्स यानी हमें इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो हमें एक बार तो निकालना पड़ेगा सम ऑफ द रूट। अच्छा सम ऑफ द रूट निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा आएगा, और जब ये करना पड़ेगा तो अपन के पास इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा आ जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा अपने पास अल्फा बीटा। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा सिर्फ 2। यानी कि हमको कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा तो मैं यहाँ पे रख भी दूंगा तो मेरे पास आंसर आ भी जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -P, यानी ये आ जाएगा P स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा -2 आ रहा है, लेकिन अल्फा बीटा तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूंगा तो अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा की बात करूंगा तो ये तो कैंसिल आउट होकर आपका 1 आ जाएगा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में x स्क्वायर -SX प्लस P, तो P अपना तो 1 आ रहा है, उसका तो टेंशन एकदम नहीं है। लेकिन अभी अपना सम ऑफ द रूट ना बहुत बढ़िया है, सम का मतलब ऐसा हो गया, ये आपका P आपका 1 आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि यहां से देखिए हमें एक चीज दिख रहा है, ये दिया हुआ है, अब इसको भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करते हैं तो हमको पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है एक होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, और यहाँ पे होता है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, या मैं पहले बीटा स्क्वायर लिख लेता हूँ, प्लस अल्फा बीटा
और फिर देखिए यहाँ इसके इक्वल टू आपका क्यू दिया है, इसको आप अगर और अच्छे से लिखेंगे तो ये आपका अल्फा बीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा आता है, लेकिन पहले से यहाँ पे अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्यू। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बोला ना इसका फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये दिख रहा होगा -2 अल्फा बीटा, बट यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा ये वाला, और ये प्लस अल्फा बीटा, इन दोनों सेम है तो सबट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या है, -p है, अंदर में करूंगा फिर से क्या आ जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका माइनस अल्फा बीटा, और ये आपका हो जाएगा q। इसको और सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा -p³, और ये हो जाएगा अपने पास अल्फा बीटा इंटू p बराबर क्या हो जाएगा, q। या अगर मैं यहीं से देखूं तो मेरे पास अल्फा बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, इसको उधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास pq प्लस, तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा, अच्छा प्लस में ये माइनस होता है, तो जब ये माइनस होगा बेटा लोग, तो देखो यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, फिर आंसर आएगा नहीं। चलिए, तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा। तो अच्छा, अब तो देखो भाई यहाँ पे कुछ चेंज होगा थोड़ा सा, क्योंकि माइनस अल्फा बीटा, ये भी माइनस अल्फा 2 अल्फा बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास -3 अल्फा बीटा, यहाँ भी आपके पास 3 अल्फा बीटा। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी देखिए अपने पास जो आ जाएगा, यहाँ भी जो अपने पास आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस का 3 अल्फा बीटा, यानी कि अगर मैं सॉल्व करूँगा अल्फा बीटा तो p³ तो उधर जाएगा, p³ प्लस q आ जाएगा यहाँ पे, और ये आपका हो जाएगा नीचे में 3p आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास अल्फा बीटा की वैल्यू। अब देखो बेटा, कुछ हम नया कर ही नहीं रहे, ये नॉर्मल सा तरीका, ये सब आप लोगों ने क्लास 10 में भी सीखा है। अब अल्फा बीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे, तो पुट करने के बाद देखो क्या बनेगा। अब थोड़ा यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको यहाँ पे रख के सॉल्व करता हूँ। अब जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो p स्क्वायर है, जब अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे उठा के यहाँ पे, तो आप ये वाला पोर्शन तो नीचे आ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये आपका 3p यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3p का क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे में आपके पास आ जाएगा p³ प्लस q, और ये -2, ये वाला मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, और यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से मैंने उठा के रख दिया है। अब जैसे रखा तो इसको जब और सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 3p का क्यूब, इससे करूँगा तो -2p³, और ये हो जाएगा आपका -2q डिवाइडेड बाई p³ प्लस q। तो इसको सॉल्व करने के बाद 3p³ - 2p³ यानी कि क्या आ जाएगा, p³ - 2q और डिवाइडेड बाई p³ प्लस q, ये आपका आ जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगा। चलिए, लेकिन अपन लोग को क्या करना है, हम लोग को तो फॉर्मुलेट करना था भाई, इक्वेशन फॉर्म करना था। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए अपने पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस एस अपना जो आ रहा है वो आ रहा है, अपना एस आ रहा है p³ - 2q डिवाइडेड बाई p³ प्लस 2q इंटू एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा +1। इसको जब हम और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा p³ प्लस 2q इंटू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का p³ - 2q इंटू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस p³ और प्लस 2q इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, कुछ नया नहीं करना पड़ा है, जो हम लोग पहले से सीखे हैं उसी का बस हम लोग ने यहाँ पे यूज किया है, ताकि हम सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, उन्हीं दोनों को बस मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, और ये एक आपका आईटी का बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, केवल नॉर्मल कैलकुलेशन था, बस दिमाग से किसको खेलना था। ठीक, चलो आते हैं नेक्स्ट, अगला आते हैं। चलिए, अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, फिर अगली क्लास में इसके आगे हम लोग और पढ़ेंगे, उसमें और भी आईटी के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे कि किस तरह के कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम लोग जब आईटी 2007 की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आईटी 2007 में आया था, और देखते हैं बस इसमें नॉर्मली है क्या, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दिया है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द
अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो भाई देखो, अब तो ये तो पहले तो यहीं से समझ में आ गया कि अल्फा बीटा इसके रूट है, तो जाहिर सी बात है पहला होगा सम ऑफ द रूट, तो क्या हो जाएगा p, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका r। ये पहले इक्वेशन से आ गया। अब नेक्स्ट वाला इक्वेशन देखो, ये बोला अल्फा बाई 2 है और ये 2 बीटा दिया विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अब देखो ये वाला जो था ना, ये था आपका एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर था इक्वल टू 0। अगला इक्वेशन आपका क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक, अब इस बार इसके जो रूट दिए हैं, इसके दो रूट ये दिए हैं, एक दिया है अल्फा बाई 2 और एक आपका दिया है 2 बीटा। तो यहाँ भी जब आप सम ऑफ द रूट निकालोगे तो अल्फा बाई 2 और 2 बीटा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट की अगर हम बात करते हैं तो देखो प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, अल्फा बाई 2 इंटू 2 बीटा। तो आप देखो यहाँ भी आ रहा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी अल्फा बीटा इक्वल टू आर आ गया। यानी कहानी एकदम साफ दिख रहा है। हमसे वैल्यू देखो यहाँ पे पूछा किसकी है, आर की वैल्यू पूछा है। तो जब हमसे आर की वैल्यू पूछा है बच्चा लोग, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आर का मतलब यानी अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाए बट पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो अगर हम यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो हम लोग कुछ तो एक काम कर ही सकते हैं। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 4 बीटा और डिवाइडेड बाई 2, या उसको आप डायरेक्ट उधर बच दे तो क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से 4 बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा आपका क्या 2q माइनस अल्फा। तो यहाँ से आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगा 2q माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास आ गया। चलिए अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये आपके पास यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ रही है तो सम ऑफ द रूट हमारे पास क्या दिया हुआ है, वो p दिया हुआ है। अब जब आप ये वैल्यू यहाँ रखोगे, चूंकि देखो ये तो पहले से आपके पास अल्फा है, ये अल्फा आपके पास पहले से, तो बीटा की जगह रखोगे तो क्या आ जाएगा 2q माइनस अल्फा एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू p हो जाएगा। इसको जब आप और अच्छे से सॉल्व करोगे तो 4 अल्फा प्लस 2q और माइनस अल्फा इक्वल टू 4p आ जाएगा। तो हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 अल्फा माइनस अल्फा यानी क्या हो जाएगा 3 अल्फा। अब अपने पास यहाँ हो जाएगा 4p माइनस 2q हो जाएगा, तो एक हाँ ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4p माइनस 2q और डिवाइडेड बाई 3, या आप यहीं से 2 कॉमन ले लो, तो जैसे 2 कॉमन करोगे तो यह आ जाएगा क्या 2p माइनस q और डिवाइडेड बाई आपका क्या आ जाएगा 3, ये आ गया। देखो अल्फा की वैल्यू आ गया। ठीक, अब अगर ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गया तो हमें तो बीटा भी निकालना था। ठीक है, हम अल्फा की वैल्यू यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास बीटा निकल के कैसे आएगा, इसी पे करते हैं। चलो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 4 बीटा इक्वल्स टू 2q। अब अल्फा की वैल्यू जो आपके पास आ रही है, अल्फा की वैल्यू आपके पास माइनस ऑफ, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 4p माइनस 2q डिवाइडेड बाय 3। अब हमें यहाँ से निकालना बीटा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 बीटा, इसको मैं और सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा कितना 6q आ जाएगा माइनस 4p आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस 2q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3। तो 4 बीटा कितने के बराबर हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 8q हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 4p डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आप 4 अगर कॉमन ले लिए, तो अगर आपने 4 यहाँ से कॉमन ले लिया तो आपके पास बच गया क्या 2q माइनस p एंड डिवाइडेड बाई 3। तो देखो ये 4 से 4 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी ना, वो आ जाएगा 2q माइनस p डिवाइडेड बाय 3। ये अपने पास बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा अपने पास ऑलरेडी आ चुका है, ये अल्फा अपने पास आ गया, बस हमें क्या करना था अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना था। तो हमारा जो r आ जाएगा अल्फा की जगह अगर हम पुट करते हैं तो यह आ जाएगा 2/3 और यहाँ पे आ रहा है क्या 2p माइनस q और बीटा की वैल्यू अपने पास आ रही है यहाँ से 2q माइनस p डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ तो r इक्वल्स टू आ जाएगा 2/9 और ये हो जाएगा 2p माइनस q और यहाँ आ जाएगा क्या 2q माइनस p। तो ये अपने पास अपना आंसर आ जाएगा
IIT JEE 2007 का क्वेश्चन देखो बहुत ही आसानी से हो गया। नॉर्मली कुछ हमने इसमें किया नहीं, बस हमने जो सम ऑफ द रूट सीखा था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सीखा था, उसी का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा लिया। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ गया बच्चा लोग 2/9 2p माइनस क्यू और इंटू 2q माइनस पी। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग जो है इसको और अच्छे से सीखेंगे, उसमें और बढ़िया से सीखेंगे चीज़ों को कैसे और बढ़िया से इसको करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। गुड बाय बच्चों।